तो लर्निंग मतलब सीखना है, लर्निंग मतलब याद रखना नहीं है, या इन्फॉर्मेशन नहीं है, या नॉलेज नहीं है। तो उसको हमको दिमाग में रखना है हमेशा। अब देखते हैं आगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग इज देयर कैपेसिटी टू लर्न। ह्यूमन बीइंग की जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कैपेसिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता। अब जैसे हम बात करें ह्यूमंस और एनिमल्स में, आपके पास अगर छोटा कोई पपी है या बिल्ली है, तो आप उनको सिखाते हैं कि आपको यहाँ पे टॉयलेट जाना है या यहाँ पे नहीं जाना है। कुछ कुछ चीज़ हम सिखाते हैं, सिट, ईट, ऐसा करके। तो उनको कितना टाइम लगता है सीखने में एज कम्पेयर टू ह्यूमन चाइल्ड, जो ह्यूमंस बेबी हैं। तो आप देखेंगे कि ह्यूमन बेबी एनिमल बेबी की कंपैरिजन में बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं। ओके, तो यही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमन बीइंग की, उनकी सीखने की क्षमता। एन इंडिविजुअल स्टार्ट लर्निंग इमीडिएटली आफ्टर हिज बर्थ और इन द बॉर्न ऑफ द मदर। अगर हम बात करें कि जो चाइल्ड है, ह्यूमन चाइल्ड है, वो बर्थ के बाद से ही सीखना स्टार्ट कर देते हैं, या ऐसा बोला जाता है कि वॉर्म में, यानी कि वो जब गर्भ में होते हैं तभी सीखना स्टार्ट कर देते हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा, आसपास की जो भी प्रेग्नेंट लेडी रहती हैं तो उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बोला जाता है कि वो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, वो अच्छी प्रैक्टिस करें, अच्छी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो करें, कुछ बैड हैबिट्स से दूर रहने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। ओके, तो हम ऐसा मतलब बच्चे पे असर पड़ रहा है मीन्स कि वो सीख रहा है ना वहाँ पर। तो लर्निंग वॉर्म में यानी गर्भ में या बर्थ के बाद स्टार्ट हो जाती है। महाभारत अगर आपको मालूम है तो उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभिमन्यु का है। नेक्स्ट, आवर पर्सनैलिटी, आवर हैबिट, स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड कैरेक्टर इज लार्जली द रिजल्ट ऑफ लर्निंग। हम जो सीखते हैं उसका सीधा सीधा असर पड़ता है हमारी पर्सनालिटी पे, हमारी हैबिट पे, हमारी स्किल पे, नॉलेज पे, एटीट्यूड पे, इंटरेस्ट पे, कैरेक्टर पे। जैसे कि बात करें कि मान लो भी ये पबजी गेम अभी बैन हुआ है जस्ट। मान लो एक पबजी गेम है, ये बहुत चल रहा है मार्केट में, बच्चे बहुत उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। पबजी क्या है? एक गेम है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ एक ग्राउंड पे उतरते हैं और एक दूसरे पर गन चलाते हैं, जो लास्ट में बचता है वो जीत जाता है। कहीं ना कहीं ये लर्निंग हो रही है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से उन बच्चों का जो इंटरेस्ट है, जो नॉलेज है, जो एटीट्यूड है, वो गन में या आर्मी में या उससे रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा होगा। वो उसके बारे में बात करेंगे, वो सर्च करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वही तो हमारी जो भी लर्निंग होती है उसका सीधा असर हमारी पर्सनालिटी पे, हमारी आदतों पर, हमारे स्किल्स पे, नॉलेज पे, एटीट्यूड पे, इंटरेस्ट पे या कैरेक्टर पर पड़ता है। इट इज़ द की प्रोसेस ऑफ इन ह्यूमन बिहेवियर। All our adaptive as well as maladaptive, our cognitive as well as effective behavior are formed by learning process। जो भी हमारी लर्निंग प्रोसेस है, हमारी सीखने की प्रोसेस है, उसका सीधा सीधा असर पड़ता है हमारे नेचर पर। हम अडाप्टिव हैं या माल अडाप्टिव हैं या कॉग्निटिव हैं, या जो हमारा इफेक्टिव बिहेवियर है फॉर्म होता है, वो सीधा सीधा उसका असर होता है लर्निंग प्रोसेस का। लर्निंग प्रोसेस के ही थ्रू हम अडाप्टिव, माल अडाप्टिव या जो कॉग्निटिव इफेक्टिव बिहेवियर है वो बनता है। अडाप्टिव या माल अडाप्टिव मतलब कि हम कितना एडजस्ट करते हैं, हम कितना अडाप्टिव हैं, हम कितना एडजस्ट नहीं करते हैं या माल अडाप्टिव हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब हम डेफिनेशन। द टर्म लर्निंग कवर एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। मतलब कि जो टर्म है लर्निंग कवर एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। हमारा बिहेवियर हम मॉडिफाई करते हैं, कोई चीज़ सीख कर, उसको लर्निंग बोला जाता है। अब जैसे कि मान लो कोई आपका घर है, आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है आपके जॉब के लिए, आप काम के लिए, तो आपके पेरेंट्स ने बोला कि आपको कार आती तो मैं कार दिला देता। एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट हुई कि आपकी दूर जाना है आपको, तो एक वो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट हुई और आपको पेरेंट्स ने बोला है कि आपको हम कार दिला देते। तो आपने क्या करा, फिर कार चलाना सीखा, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई किया एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए।
तो यही इस डेफिनेशन का मतलब निकल रहा है। द टर्म लर्निंग कवर एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, जो भी मॉडिफिकेशन हमारे बिहेवियर में हो रहा है, टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो भी मॉडिफिकेशन हम हमारे बिहेवियर में करते हैं उसको लर्निंग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। लर्निंग कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। हम धीरे धीरे करके हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करते रहते हैं, हम सीखते रहते हैं। जैसे अगर आपको मैं बात करूं तो मैं बताऊं कि जो डॉक्टर्स हैं वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि वो ट्रेंड डॉक्टर हैं, वो ये बोलते हैं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ध्यान देना कभी भी कहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल लाइन में नई नई डिसीज़ आ रही है, नया नया ट्रीटमेंट आ रहा है, नए नए इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, नई नई चीज़ें होती रहती हैं, तो वो अपने काम को प्रैक्टिस ही बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक वैसे ही लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। It involves all those experience and training of an individual which helps him to produce change in his behavior. अब जब आप फर्स्ट ईयर में हैं, अभी अगर फर्स्ट ईयर में हैं या कोई और सीनियर आपके देख रहे हैं इसको, तो इट इन्वॉल्व ऑल दोज एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। जब आप कॉलेज में आए थे तो फंडामेंटल लैब में आपको लेके जाया होगा लोगों ने, आपके स्टाफ ने लेके गए होंगे, पर आप वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी गई होगी कि कैसे बेडशीट को उठाना है, कैसे बेडशीट को बिछाना है, कैसे कॉर्नर बनाए जाते हैं, तो ये आपको ट्रेनिंग दी गई। फिर आप वार्ड में गए ड्यूटी के लिए, तो इट इन्वॉल्व ऑल दोज एक्सपीरियंस। वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि वहाँ पर किस तरीके से प्रैक्टिस की जा रही है, आपको ट्रेनिंग भी मिली, साथ ही साथ आपने वहाँ पर वार्ड में जाके एक्सपीरियंस भी लिया। तो it involves all those experience and training of an individual which helps him to produce change in his behavior। तो उस एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग की वजह से आपके बिहेवियर में चेंज हुआ। फिर आप कुछ महीनों बाद जब आप वार्ड गए, ड्यूटी पे गए, तो आपने देखा कि आपको मालूम है कि किस तरीके से आपको बेडशीट उठानी है, कवर करनी है, क्या जो भी प्रैक्टिस आपको सिखाई गई है। तो वो जो एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग रहती है वो हमारे बिहेवियर में चेंज लाती है या मॉडिफाई करती है। लर्निंग ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग के थ्रू हमारे बिहेवियर में चेंज होता है। जैसा कि हम बात करें, लर्निंग मतलब सीखना। अब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे रहते हैं घर में, उनको हम बोलते हैं, कुछ बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो जिस तरीके से हमसे बात कर रहे हैं, ठीक वैसे ही वो जो हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं उनसे बात करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल हो जाता है। तो कई बार हम उनको सिखाते हैं कि नहीं, वो आपसे बड़े हैं, वो गेस्ट हैं, आपको उनसे अच्छे से बात करनी है या इस तरीके से बात करनी है। ओके, मैनर्स सिखाते हैं। तो हमने जब सिखाया मैनर्स उनको, तो इट ब्रिंग चेंज इन हिज बिहेवियर, उनके बिहेवियर में चेंज आएगा। लर्निंग प्रिपेयर एन इंडिविजुअल फॉर द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड अडाप्टेशन। लर्निंग के थ्रू हम एडजस्टमेंट या अडाप्टेशन करना सीखते हैं। ऑल लर्निंग इज पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड। जो भी हम लर्निंग कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, वो पर्पसफुल है, बिना पर्पस के हम कुछ नहीं सीखते हैं। एंड गोल ओरिएंटेड, यानी कि उनका कुछ लक्ष्य होता है, तभी हम सीख रहे हैं। जैसा कि मैंने कार की बात करी थी कि आपने कार चलाना सीखा, क्यों सीखा भाई आपको? क्योंकि पर्पस था उसका, इसलिए आप सीखे। आपका गोल था कि मेरे को सीखना है, मेरे को कार से जाना है। तो जितनी भी हम लर्निंग करते हैं वो पर्पसफुल होती है और गोल ओरिएंटेड होती है। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। जो लर्निंग है वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफर हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि आपको मोबाइल यूज़ करते आता है अच्छे से, तो अगर आपने विंडोज़ मोबाइल है आपके पास, आपने फिर कभी लैपटॉप यूज़ नहीं किया है, लेकिन आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप उसको ईजीली ऑपरेट कर पाएंगे। तो लर्निंग एक जगह से या एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफ़र हो सकती है। लर्निंग हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। लर्निंग के थ्रू ही हम या ह्यूमंस प्रॉपर ग्रोथ करते हैं या डेवलपमेंट करते हैं। लर्निंग हेल्प्स इन द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। लर्निंग के थ्रू ही हम बैलेंस डेवलपमेंट पर्सनालिटी का करते हैं कि हमको सीखते हैं कि हमको क्या करना है, और साथ में हम ये भी सीखते हैं कि हमको क्या नहीं करना है।
क्या सही है और क्या गलत है, ये हमको लर्निंग के थ्रू ही मालूम चलता है। टाइप्स ऑफ लर्निंग। फर्स्ट है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग से मतलब ये है कि इसमें कुछ स्टिमुलस दिया जाता है जो कि लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं आपके घर में, अगर आप आपको टास्क मिला है कि आपको होमवर्क कंप्लीट कराना है, तो दो तरीके से आप करवा सकते हैं, या तो रिवार्ड थ्योरी से या पनिशमेंट थ्योरी से। आप उनको बोलेंगे कि आपने कवर किया, को अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो आपके साथ खेलने जाएंगे, या आपको ये खेलने को मिलेगा, या आपको ये खाने को दिया जाएगा। तो उस स्टिमुलस की वजह से वो रिस्पॉन्स करेंगे लर्निंग के लिए, वो अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, सीखेंगे, या कोई भी चीज़ है। या फिर आप दे सकते हैं पनिशमेंट थ्योरी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। तो उस स्टिमुलस की वजह से भी वो अपना काम कंप्लीट करते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं। तो पहला ये हो गया स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। सेकंड है परसेप्शन लर्निंग। परसेप्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछली बार। हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं: आई, ईयर, नोज़, टंग और स्किन, जिनके थ्रू हम 5 अलग अलग प्रकार के परसेप्शन परसीव करते हैं, सेंसेस परसीव करते हैं। ओके, तो ये परसेप्शन जब हम करते हैं तो इनके थ्रू भी हम लर्निंग करते हैं। अगर मान लो अगर आपने कभी काऊ देखी ही नहीं तो आप कैसे पहचानेंगे? आपने एक ईमू देखा है? शुतुरमुर्ग जैसा ही होता है ईमू। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप उसको कंफ्यूज हो जाओगे, ये तो शुतुरमुर्ग है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे नहीं तो उसको नहीं पहचान पाएंगे। तो मीन्स आपने आई साइट के थ्रू लर्न किया, सीखा कि ये तो ईमू है, ये शुतुरमुर्ग है। हियरिंग, डिफरेंट टाइप के साउंड आप सुनते हैं, या टेस्ट करते हैं। अगर आपको टेस्ट नहीं है तो आप स्वीट या बिटर टेस्ट में कैसे डिफरेंस कर पाएंगे? तो जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन हैं उनके थ्रू हम परसीव करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, जो भी लर्निंग हम परसीव करके करते हैं उसको हम बोलते हैं परसेप्शन लर्निंग। फिर नेक्स्ट है वर्बल लर्निंग। तो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो वर्बल लर्निंग यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें कि अभी तो हम वर्बल लर्निंग का टाइप हम भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप क्लास में रहते हैं तो क्लास में जो टीचर हैं, आपके लेक्चरर हैं, वो खड़े होकर पढ़ाते हैं, आप उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, आप वो आपको आंसर बताते हैं। वो कुछ ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं आपको पढ़ाने के लिए। फ्लो चार्ट है, या बोर्ड है, या कुछ और ऑब्जेक्ट है, तो बोल के आपको बढ़ा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं वर्बल लर्निंग। जैसे कि आपको कई बार फंडामेंटल लैब में बोल के प्रोसीजर भी बताया जाता है, सिखाया जाता है, तो वो एक एग्जांपल हो गया वर्बल लर्निंग। नेक्स्ट है मोटर लर्निंग। मोटर मतलब हमको मालूम है एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जो हम करते हैं उसको हम मोटर एक्टिविटी बोलते हैं। तो मोटर लर्निंग जैसे कि हम देखते हैं व्हेन लर्निंग इन्वॉल्व प्राइमरली द यूज ऑफ मसल का यूज जहाँ पर होता है उसको हम बोलेंगे मोटर लर्निंग। इन दिस टाइप इंडिविजुअल एक्वायर न्यू मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एज अ मोड ऑफ रिस्पॉन्स। नया मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हम करते हैं फिजिकल एक्टिविटी में, जैसे कि साइकिल चलाना। अब जिसको नहीं आती है उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब कि साथ में पेडल मारना हो या हैंडल को पकड़ के कैसे उसको कंट्रोल करके रखना है। साथ में जैसे हम कार की बात कर रहे थे कि कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, कब एक्सीलेटर दबाना है पैरों से, एक हाथ गियर पे है, एक हाथ स्टीयरिंग पे है, तो एक मस्कुलर कोऑर्डिनेशन ही तो है ये। आप चलना सीखते हैं, आप दौड़ना सीखते हैं, आप स्विमिंग करना सीखते हैं, आप कोई एक स्पोर्ट सीखते हैं, तो ये मोटर लर्निंग में ही आता है। आप जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम लर्न करते हैं वो मोटर लर्निंग है। नेक्स्ट है कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग मतलब ये होता है कि आपको एक जनरलाइज्ड आइडिया दे दिया जाता है जिसकी एक मेंटल इमेज आपके दिमाग में बन जाती है, मेंटल इमेज बन जाती है। ठीक है,
एक जनरलाइज्ड आइडिया दिया। जैसे कि अगर हम बात करें, एक कंसेप्ट है कार। कार मतलब क्या? अब जैसे आप कार सुनेंगे तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लिक हो जाएगी कि एक गाड़ी है जिसमें 4 पहिए लगे हैं, विंडशील्ड है, एक बड़ी कुछ बड़ा सा कुछ है। तो एक ये कंसेप्ट है। कार मतलब क्या होता है? कार एक कंसेप्ट है। तो ठीक वैसे ही आपके दिमाग में एक कंसेप्ट पहले से प्री डिसाइडेड, जो जनरलाइज्ड है, जो सब लोग उसको मानते हैं, वो आपके दिमाग में कंसेप्ट फिट है, और उसके थ्रू जो हम लर्न करते हैं, हम सीखते हैं, समझते हैं, उससे रिलेटेड वो कंसेप्ट लर्निंग है। जैसे कि अगर आपको एक कार आपको मालूम है क्या होती है, आप कहीं पे भी जाओगे, किसी भी प्रकार की, किसी भी टाइप की मॉडिफाइड होगी, आप उसको कार ही बोलेंगे, वो आपके दिमाग में कंसेप्ट फिट है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग जो है वो हायर टाइप ऑफ लर्निंग है। इसमें क्या होता है कि जब आप लाइफ सिचुएशन में, आपके लाइफ की सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम से को कैसे सॉल्व किया जाए, उसके लिए आप थिंकिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में सोच के क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोसेस में कुछ सीख जाते हैं कि अब अगली बार से प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए अपन को ये काम करना है। इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार मेरा बीएससी सेकेंड ईयर में था, तो सेमिनार था, मैंने ये पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाया, एलसीडी प्रोजेक्टर लेके सब तैयारी करके अपना पूरा फॉर्मल नए कपड़े से लाके टाई वाई पहन के पहुंच गया क्लास में। अब जब मैंने एलसीडी प्रोजेक्टर अपने लैपटॉप से कनेक्ट करा तो मालूम चला कि मेरा लैपटॉप प्रोजेक्टर से कनेक्ट ही नहीं होता है। उसके पहले मैंने कनेक्ट किया भी नहीं था। तो अब वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। फिर मैंने क्या सोचा, क्या करूँ, 20 मिनट बाद 15 मिनट बाद तो मेरा सेमिनार स्टार्ट होने वाला है, बच्चे आ जाएंगे सारे क्लास में, टीचर्स भी आ जाएंगे। फिर मैं भागा, मैंने एमएससी वाले जो सीनियर थे, स्टूडेंट्स थे, उनके पास गया, उनसे बात की। फिर उन्होंने पोर्ट बताया, एक काम करो, ये पोर्ट ले आओ, उसको लगा के आप अपना कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मैंने वो पोर्ट जैसे तैसे लाया, अपना लैपटॉप कनेक्ट किया और वो कनेक्ट हो गया। ठीक। तो ये क्या हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट हुई। वहाँ पे मैंने फिर थिंकिंग किया, रीजनिंग किया और इमेजिनेशन किया, क्या किया जा सकता है। वो पोर्ट लेकर आया, कनेक्ट किया, हो गया। अब नेक्स्ट टाइम से मुझे मालूम है वो प्रॉब्लम मेरे को अब इतनी बड़ी नहीं लगेगी। प्रॉब्लम आई, मैं उसको तुरंत सॉल्व कर दूंगा। तो ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। नेक्स्ट है एटीट्यूड लर्निंग। एटीट्यूड मतलब होता है नज़रिया। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके हमारा नज़रिया कैसा है, वो अफेक्ट करता है हमारी लर्निंग उस ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि नर्सिंग की बात करते हैं, हम नर्सिंग का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका एटीट्यूड है कि नहीं, आपका नज़रिया है कि नहीं, हमें को नर्सिंग ऑफिसर बनना है, मेरे को अच्छा नर्सिंग ऑफिसर बनना है, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, उसके बाद मेरे को पीजी करना है, मेरे को अब्रॉड जाना है, मेरे को बाहर जाना है। तो अगर आपका एटीट्यूड ये है तो आप अपनी लर्निंग, जो नर्सिंग स्किल वाली लर्निंग है, वो बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है नर्सिंग कोर्स में, आपका नज़रिया जो है वो अच्छा नहीं है कि ठीक है वो तो जॉब पर्पज से कर रहा हूँ, तो जो भी नर्सिंग प्रोसीजर्स हैं या जो प्रैक्टिस हैं वो आप अच्छे से लर्न नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं सीखेंगे। तो वो हो गया एटीट्यूड लर्निंग। नेक्स्ट है पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग। पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हम याद नहीं रख पाते हैं, हम भूल जाते हैं, तो हम उसको किसी दूसरी चीज़ से जोड़ देते हैं तो वो हमको इजीली रिमेंबर रहने लग जाती है। जैसे कि ये होता है, एक मेरा फ्रेंड था कृष्णा नाम का, पर उसको मैं भूल जाता था, उसका नाम भूल जाता था। तो मैंने उसको श्री कृष्ण, जो लॉर्ड कृष्ण है, उनसे एसोसिएट कर दिया कि जब वो आए तो मेरे को श्री कृष्ण के बारे में सोचना है। तो कहीं ना कहीं उससे ये हुआ कि जैसे वो सामने आता था मेरे को उसका नाम याद आ जाता था। तो वही चीज़, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ देना, पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग। फिर लास्ट है अदर टाइप ऑफ लर्निंग। अदर टाइप ऑफ लर्निंग में जैसे कि विजुअल लर्निंग हो गया, ऑडिटरी लर्निंग हो गया, काइनेसियो या टेक्टाइल लर्निंग हो गया, वो सब आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लर्नर एंड लर्निंग। लर्नर मतलब सीखने वाला और लर्निंग।
अब देयर आर सर्टेन फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ अ लर्नर that can be considered as the learner equipment in order for him or her to absorb knowledge in learning. मतलब कि कुछ फंडामेंटल क्वालिटीज़ होती हैं लर्नर में जो कि सीखने वाला है। जैसे कि अगर हम बात करें साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, तो हम बोलेंगे कि एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट पर्सनालिटी। जितने लोग हैं दुनिया में उतने प्रकार के हैं। ठीक उसी प्रकार से हर किसी का कॉग्निटिव स्किल भी अच्छा है। कॉग्निटिव स्किल जैसे कि हम बात करें परसेप्शन, अभी हमने पढ़ा है, हमने अटेंशन पढ़ा है, तो किसी का परसेप्शन कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी का अटेंशन कम है, किसी का ज़्यादा है। अब डिपेंड भी करता है, हमने देखा था फैक्टर अफेक्टिंग होता है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग होता है कि किसका हमारे थॉट प्रोसेस का भी असर पड़ता है लर्निंग पे, अटेंशन पे, परसेप्शन पे। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है कि हमारी इंडिविजुअल क्वालिटी क्या है वो अफेक्ट करेगी लर्निंग को। जैसे कि हम बात करते हैं ना, हर क्लास में एक बहुत स्मार्ट बच्चा होता है, बहुत होशियार बच्चा होता है, तो वो उसकी फंडामेंटल क्वालिटी है, यानी गॉड गिफ्ट है, कुछ उसको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल की लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है। सेम एक्टिविटी, या जैसे कि स्पोर्ट की बात कर लेते हैं, सेम एक्टिविटी में कोई स्पोर्ट है, मान लो कि जेवलिन थ्रो है, जो भाला फेंक बोलते हैं, जेवलिन थ्रो है। तो अब जेवलिन थ्रो में 10 बच्चों को सिखाऊंगा ना, 10 बच्चे एक बराबर नहीं सीखेंगे। कोई जल्दी सीख जाएगा, कोई लेट सीखेगा, कोई धीरे धीरे सीख जाएगा। तो एक फंडामेंटल क्वालिटी होती है हर लर्नर में, जो कि हर किसी में अलग अलग होती है। These fundamental equipment are the learner's cognitive as well as learner's affective faculties. अब ये जो फंडामेंटल इक्विपमेंट्स होते हैं जो मिल रहे हैं हमको, आर लर्नर्स कॉग्निटिव, वो आपके कॉग्निटिव एज वेल एज लर्नर इफेक्टिव फैकल्टीज हैं। दीज फैकल्टीज विल नेचुरली हेल्प और गाइड लर्नर एज डील विद द लर्निंग प्रोसेस। अब ये जो आपकी दीज फैकल्टीज, जो आपको फैकल्टीज हैं, ये नेचुरली हेल्प करती है या गाइड करती है आपको सीखने के लिए या लर्निंग प्रोसेस में। द कॉग्निटिव फैकल्टीज ऑफ द लर्नर इंक्लूड हिज और हर 5 सेंसेस। अब जो भी आपकी कॉग्निटिव फैकल्टीज हैं वो उसमें इंक्लूड होता है आपके 5 सेंसेस। मेमोरी है, इमेजिनेशन है, एज वेल एज इंटेलेक्ट, आपका इंटेलिजेंस लेवल है। ऑल दोज फैकल्टीज आर रिलेटेड टू द बेसिक ऑपरेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये सारी फैकल्टीज रिलेट होती हैं आपके ब्रेन से, एंड नेसेसरी फॉर द लर्निंग प्रोसेस, और लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हमने बात करी थी कि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट पर्सनालिटी, आपके सेंसेस हैं 5, आपकी मेमोरी है, इमेजिनेशन है। अब किसी का इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसी का इमेजिनेशन पावर कम है, किसी की मेमोरी ज़्यादा है, किसी की कम है। तो ये डिपेंड करता है, कोई इंटेलिजेंस लेवल भी हर किसी का अलग अलग होता है। तो डिपेंड करता है किसके पास क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही वो सीखता है या लर्न करता है। ये इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंस होता है हर किसी में। Through 5 senses, the learner are able to see, hear, taste and smell. He or she can grasp different information from his or her surrounding using these natural senses. अभी जो 5 सेंसेस की हम बात करते हैं, उसके थ्रू हम ग्रास्प करते हैं इंफॉर्मेशन हमारी सराउंडिंग से। अब जैसे कि मैं बात करूं कि मेरे को बहुत जल्दी नाम याद नहीं रहते हैं, मैं लोगों से मिलता हूं, नए नए लोगों से, किसी ने अपना नाम बताया, उसने अपना नाम बताया, थोड़ी देर बाद मैं भूल जाऊंगा, मेरे को रिपीटेशन चाहिए रहता है। एक बार मिलता हूँ तो मेरे को उसके नाम याद नहीं रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई चीज़ देखी, कोई बिल्डिंग देखी या कोई पेंटिंग देखी, तो आपने ध्यान से दिया, लेकिन आप आधे एक घंटे बाद उसके कलर भूल जाएंगे कि यार इसमें यहाँ पे क्या कलर था, वहाँ पे क्या कलर था। ओके, हो सकता है दूसरे को वो याद रहे और आपको भूल गए, या हो सकता है आपको याद रहे, सामने वाले को भूल जाए। तो हम हमारे सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन ग्रैस्प करते हैं सराउंडिंग से, और हर किसी का जो सेंस है या परसेप्शन है वो डिफरेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो हमारे माइंड में सेव रहता है या हम लर्न कर पाते हैं। विथ द लर्नर इमेजिनेशन, ही और शी कैन फॉर्म पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इन हिज और हर माइंड। दिस एबिलिटी इज इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द लर्निंग प्रोसेस। अब इमेजिनेशन की बात हुई, पहले सेंसेस की बात करी थी हमने, अब हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। तो हर किसी की इमेजिनेशन पावर भी अलग होती है। वो एक पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है कि दिमाग में पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का।
दिस एबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि अगर हम बात करें जो आर्ट जिनका अच्छा रहता है, जो पेंटिंग अच्छी बनाते हैं, जो रंगोली अच्छी बनाते हैं, जो मेहंदी अच्छी बनाते हैं, वो उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। वो इमेजिन कर पाते हैं, मन में सोच पाते हैं कि ये यहाँ पे ऐसा करना है। ओके, तो ये चीज़ भी असर डालती है हमारी लर्निंग प्रोसेस में। लर्नर्स मेमोरी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग। लर्नर मेमोरी मतलब जो सीखने वाला है उसकी मेमोरी पावर कितनी है, मेमोरी की क्षमता कितनी है, याद रखने की क्षमता कितनी है, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है लर्निंग में। विथ द यूज ऑफ मेमोरी द लर्नर कैन रिकॉल पोस्ट मेंटल एक्शन। मेमोरी की वजह से फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने कुछ भी चीज़ करा, एक्टिविटी करी, फिर 2-4-6 दिन बाद हम क्या करते हैं, उस एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। मीन्स हम रिकॉल करते हैं, हमारा जो माइंड है वो रिकॉल करता है पोस्ट मेंटल एक्शन कि हमने पहले 3 दिन पहले क्या मेंटल एक्टिविटी करी थी। इन हिज और हर माइंड द मेमोरी सर्व एज अ स्टोरेज फॉर द प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर। जो मेमोरी है वो एक स्टोरेज के जैसा काम करती है। जैसे कि मोबाइल में मेमोरी रहती है, ठीक वैसे हमारे माइंड में, ब्रेन में मेमोरी है एक स्टोरेज जैसे, वो इन्फॉर्मेशन को उसमें सेव करके रखती है। अब किसी की 32 GB की है, किसी की 64 GB की है, किसी की 128 GB की है, तो डिपेंड करता है भाई कि किसके दिमाग में क्या लगा हुआ है। ठीक है, तो वो हो गया कि आपकी मेमोरी लर्निंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। कि अगर आपको कोई चीज़ बताई गई है, आपको सिखाई गई है, तो छोटी छोटी बातें अगर आप याद रख पाते हैं, मेमोरी अच्छी है तो आप याद रख पाएंगे, तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी। अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको बताई गई थी लेकिन आप भूल गए, बिकॉज ऑफ मेमोरी है ना, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी लर्निंग वहाँ पर अफेक्ट होगी डेफिनेटली। द लर्नर इंटेलेक्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग। अब जो लर्नर है उसका इंटेलिजेंस लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लर्निंग में। विद द यूज ऑफ लर्नर्स इंटेलेक्ट ही और शी कैन फॉर्म कंसेप्ट ऑफ आइडिया एज वेल एज मेक जजमेंट फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड रीजन आउट। मीन्स कि अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आप अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके कुछ जजमेंट बना सकते हैं, कुछ रीजन आउट कर सकते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है किसका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो दी गई सिचुएशन से जजमेंट निकाल पाएगा या दी गई इन्फॉर्मेशन से जजमेंट निकाल पाएगा। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस इन एवरीवन दैट अफेक्ट लर्निंग। फिर लास्ट पॉइंट जो है लर्नर एंड लर्निंग में कि देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस, हर किसी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है जो कि लर्निंग को अफेक्ट करता है। तो ये लर्निंग और लर्नर के बारे में था जो सीखने वाला है, और लर्निंग के बारे में कि हमारे जो भी सेंसेस हैं, हमारे जो भी कॉग्निटिव स्किल्स हैं, मेमोरी हो गया, इंटेलिजेंस लेवल हो गया, हमारे इमेजिनेशन पावर हो गया, हमारे 5 सेंसेस हो गए, वो हर किसी में अलग अलग होते हैं। इसी वजह से हर किसी की लर्निंग कैपेसिटी या प्रोसेस अलग अलग होती है। तो अब इसमें देखो 31 मिनट हो गए हैं, समझाने में टाइम लगेगा, इसलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग, थ्योरी ऑफ लर्निंग या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, स्टडी हैबिट्स। कोशिश करूंगा एक में करने की, अगर नहीं हो पाता है तो फिर 2 में इसको करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 3 कॉग्निटिव प्रोसेस में हम लर्निंग का सेकंड पार्ट आज स्टडी करेंगे, उसके बारे में लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब भी मैं बात करता हूँ इन्फ्लुएंस की, तो इन्फ्लुएंस मतलब कम या ज़्यादा करना, सिर्फ कम करना नहीं होता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लर्निंग कम हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ऑफ द लर्नर थ्रू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बिहेवियर में परमानेंट चेंज लाते हैं थ्रू एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस। कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज होता है, जिसको हम लर्निंग बोलते हैं। या हिंदी में बोलते हैं हम सीखना। कार चलाना सीखा आपने, कोई लैंग्वेज सीखी या कुछ भी चीज। नेक्स्ट देखते हैं हम एलिमेंट्स। द लर्निंग प्रोसेस इज सेंटर्ड ऑन 3 एलिमेंट। लर्निंग प्रोसेस के 3 एलिमेंट हैं, वो क्या क्या है ये करके देखेंगे। द लर्नर,
whose behavior is to be changed और modified, यानी कि जो सीखने वाला है या जो लर्नर है जिसका बिहेवियर मॉडिफाइड करना है या चेंज करना है। सेकंड है द टाइप ऑफ एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर मॉडिफिकेशन इन द लर्नर्स बिहेवियर, किस प्रकार का एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग जरूरी है लर्नर का बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए या चेंज करने के लिए। द मैन एंड मटेरियल रिसोर्सेज नीडेड फॉर प्रोवाइडिंग डिजायर्ड एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, क्या मैन और मटेरियल रिसोर्सेज लगना है। मैन और मटेरियल रिसोर्सेज से मतलब है कौन आपको ट्रेनिंग दे रहा है, कितने लोग आपको ट्रेनिंग देने के लिए लगेंगे या एक्सपीरियंस के लिए लगेंगे। मटेरियल रिसोर्सेज में क्या क्या हमको मटेरियल यूज करना पड़ेगा ट्रेनिंग देने के लिए या लर्निंग देने के लिए, जो भी हमारा डिजायर्ड एक्सपीरियंस है या ट्रेनिंग है जो हम चाह रहे हैं उसके हिसाब से। तो 3 एलिमेंट हो गए, क्या लर्नर, फिर टाइप ऑफ एक्सपीरियंस और मटेरियल और मैन रिसोर्सेस। फैक्टर एसोसिएटेड विथ लर्नर, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे फैक्टर्स जो कि लर्नर के साथ एसोसिएट करते हैं। लर्नर्स फिजिकल हेल्थ, लर्नर यानी जो कि सीखने वाला है उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है। अगर पेशेंट बोल रहा हूँ, अगर जो लर्नर है उसको फीवर है, कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, सेंसरी डिफिसिट है, जैसे हमने बात की थी परसेप्शन में अलग अलग सेंसेस होते हैं। अगर लर्नर को विजुअल सेंसेस अच्छे नहीं हैं या जो ऑडिबल सेंसेस जो है ईयर वो उसमें कोई प्रॉब्लम है या इशू है, माल न्यूट्रिशन है, लॉस ऑफ स्लीप है, अच्छे से सोए नहीं है, फटीग है, थकावट है या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो वो अच्छे से लर्न नहीं कर पाएंगे। फिर लर्नर्स मेंटल हेल्थ, लर्नर की मेंटल हेल्थ कैसा है। एक्सपीरियंस या जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसमें देखा गया है कि जिनको वरीज है, फियर है, डे ड्रीमिंग करते हैं। डे ड्रीमिंग मतलब ये जैसे कि आप क्लास में बैठे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपका दिमाग घूम रहा है बाहर, बाइक चला रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो इस प्रकार का अगर कुछ डे ड्रीमिंग आप करते हैं। फीलिंग ऑफ लोनलीनेस है, अकेलेपन की फीलिंग है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब होता है अपने साथ वालों से जो कि आपके सेम ट्रेनिंग या लर्निंग कर रहे हैं उनसे अपने आप को कमतर समझना है कि नहीं मैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, मैं नहीं हूँ, ये होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार की कोई चीज़ है या सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ रिलायंस नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, टीचर के एटीट्यूड या जो आपके सराउंडिंग लोग हैं उनके एटीट्यूड की वजह से, तो लर्निंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। फिर बेसिक पोटेंशियल ऑफ लर्नर, बेसिक पोटेंशियल ऑफ लर्नर मतलब होता है कि आपका बेसिक पोटेंशियल यानी जिसको हम बोलते हैं गॉड गिफ्ट, कुछ नेचुरल एबिलिटी जो है वो हर किसी में होती है। जैसे आप देखते हैं रियलिटी शोज वगैरह आते हैं, उसमें 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे कितना अच्छा डांस कर रहे हैं या कितना अच्छा गाना गा रहे हैं। हम 10 साल लर्निंग करने के बाद, सीखने के बाद भी उतना नहीं अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको वो नेचुरल एबिलिटी मिली है प्रकृति की तरफ से। तो अगर कोई नेचुरल एबिलिटी आपको मिली है और आप उससे रिलेटेड ही लर्निंग करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी सीखेंगे। द लेवल ऑफ मोटिवेशन, जितना आपका मोटिव क्लियर होगा, जितना आप सीखने के लिए तत्पर रहेंगे, उतनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी। जितना अच्छा आप सीखने के लिए जितने मोटिवेट हैं उतना जल्दी आप सीखेंगे। अगर सीखने के लिए मोटिवेट नहीं है हम, तो हम उतना स्लो या नहीं सीखेंगे। गोल्स ऑफ लाइफ नेक्स्ट है, लाइफ के क्या गोल हैं वो आपकी लर्निंग अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने कुछ बायोपिक देखी है अभी, स्पोर्ट बायोपिक, हमने मैरी कॉम देखी है, हमने धोनी देखी है। उनका गोल क्लियर है शुरू से कि मैरी कॉम का क्लियर गोल था कि मेरे को बॉक्सिंग ही करना है, मुझे बॉक्सर ही बनना है। तो फिर आप कैसे भी करके कुछ भी करके सीखेंगे ही। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडीनेस एंड विल पावर। रेडीनेस एंड विल पावर मतलब होता है, विल पावर मतलब इच्छा शक्ति। रेडीनेस कितना आप रेडी हैं सीखने के लिए। तो अगर आपके पास विल पावर है, अब रेडीनेस है, तो कम संसाधनों में भी आप बहुत अच्छी लर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात की थी माइथोलॉजी से हम स्टोरी देख लेते हैं महाभारत की। एकलव्य, रेडीनेस थी, विल पावर थी, इच्छा शक्ति थी सीखने की, लेकिन उनके पास गुरु नहीं थे। तो उन्होंने एक स्टैच्यू बना के और प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। विल पावर स्ट्रांग थी तो बहुत अच्छे वो धनुर्धर बने, आर्चरी बहुत अच्छी थी उनकी। फिर देखते हैं मैच्योरेशन या मैच्योरिटी। कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो हम एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी पार करने के बाद ही सीख पाएंगे या सीख पाते हैं। जैसे कि अब इसको हम फिजिकल मैच्योरिटी में भी देख सकते हैं और मेंटल मैच्योरिटी में भी देख सकते हैं।
जैसे कि अगर हम देखें कि हमको रनिंग करना सीखना है, तो रनिंग करना या चलना सीखना है, तो आप 2 महीने का बच्चा या 3 महीने का बच्चा नहीं कर पाएगा ना वो वॉकिंग या रनिंग। एक फिजिकली मैच्योर होना जरूरी है। तो एक मैच्योरिटी लेवल क्लियर करने के बाद ही हम कुछ थिंग्स जो है वो लर्न कर पाते हैं। फिर है एज। एज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग। एज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देर आर सर्टेन लिमिटेशन दैट ओल्ड पीपल फेस इन लर्निंग न्यू थिंग्स। कुछ लिमिटेशन हैं जो कि ओल्ड पीपल फेस करते हैं नई चीजें सीखने में। वही चीजें अगर कोई यंग या बच्चे सीखें तो जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन ओल्ड एज जो है, ओल्ड एज पीपल्स जो है वो नहीं सीख पाएंगे, या उनका लर्निंग प्रोसेस है वो काफी स्लो होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो लर्निंग एबिलिटी है फॉर वर्बल मटेरियल, यानी कि वर्बली कोई आपको बोल रहा है तो आप सीख जाएंगे। ये जो वर्बल लर्निंग हमारी कैपेबिलिटी है वो 18-20 की एज तक बहुत अच्छी रहती है, उसके बाद ये स्लो हो जाती है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इमोशन। अब इमोशन और जो हमने सेकंड पॉइंट लिखा है यहाँ पर लर्नर मेंटल हेल्थ, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। इमोशन में क्या है, वहां पे हम देख रहे थे लर्नर की मेंटल हेल्थ कैसी है, कुछ उसको वरी है, लोनलीनेस की फीलिंग है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी। इमोशन में क्या है, इमोशन में हम बात कर रहे हैं कि टेंशन और एंजाइटी या स्ट्रेस है, इनके डबल एक्शन होते हैं। डबल एक्शन से मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्शन भी है और नेगेटिव एक्शन भी है। टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी अगर आपको बहुत ज्यादा है तो आप लर्निंग नहीं कर पाएंगे या आपकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी। लेकिन जैसे कि अगर आप अभी स्कूल क्लियर करके आए हैं, फर्स्ट ईयर में है, आपका टाइम टेबल आएगा अभी मेन एग्जाम का। मेन एग्जाम का जब भी टाइम टेबल आएगा तब अपने आप आपको फियर, एंजाइटी या स्ट्रेस होगा ही। उस एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से आप अपने आप बिना बोले, कोई नहीं बोलेगा आपको, आप अपने आप ही मटेरियल बुक्स सर्च करना स्टार्ट कर देंगे और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, सिलेबस देख लेंगे पहली बार कि भाई क्या क्या है सिलेबस में। तो एक ये पॉजिटिव इफेक्ट हो गया, क्योंकि उस स्ट्रेस की वजह से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपने लर्निंग किया और आप क्लियर हो गए, फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया, जो भी आपका एग्जाम है उसको आपने क्लियर कर लिया। उस स्ट्रेस की वजह से ही आपने पढ़ना स्टार्ट किया। अगर टाइम टेबल नहीं आता तो आप स्ट्रेस लेते ही नहीं और पढ़ते ही नहीं, बुक्स उठाते ही नहीं। फिर है सेक्स या हम जेंडर। तो उसमें कोई सी भी सेक्स या जेंडर सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होता है, दोनों इक्वल है। बस ये है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा अलग होता है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट से बात करें हम कि जैसे कि जो फीमेल्स हैं वो आर्टिस्टिक लर्निंग उनकी बहुत अच्छी होती है, आर्ट वाला। मेल्स का उतना नहीं होता है, वो उतना इंटरेस्ट नहीं देते हैं, इसलिए उतना अच्छा उनका लर्निंग नहीं होता है। और मेल्स जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लर्निंग उनकी बहुत अच्छी होती है। जैसे कि मान लो कि इनको लैपटॉप पकड़ा दिया या बैठे बैठे का काम जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम है, अकेले बैठ के वो काम करें, वो लर्निंग उनकी बहुत अच्छी होती है। और फीमेल्स की जो आर्टिस्टिक लर्निंग है वो बहुत अच्छी होती है। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात है, बाकी कोई सुपीरियर और इन्फीरियरिटी वाली बात यहाँ पर नहीं है। फैक्टर एसोसिएटेड विथ टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, अभी हमने बात की थी इसके पहले, फैक्टर एसोसिएटेड विथ लर्नर। अब हम बात कर रहे हैं विथ टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी किस प्रकार का लर्निंग एक्सपीरियंस आपको दिया जा रहा है, उसका आपकी लर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा कि वो ज्यादा अच्छी लर्निंग कर रहा है या कम कर रहा है। तो उसमें देखते हैं नेचर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। नेचर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब किस प्रकार की लर्निंग आपको दी जा रही है या उसका क्या नेचर है, प्रकृति क्या है। तो इसमें हम एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। छोटे एग्जांपल में छोटे बच्चों की बात करेंगे। छोटे बच्चों की बुक आती है, जैसे हम देखते हैं कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, फिर थोड़ा सा अपडेटेड होती है। फिर हम देखते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के एनिमल्स की या जो फ्लावर्स रहते हैं उसकी। तो अगर हम देखें कि एनिमल्स या फ्लावर्स, हमने उनको फोटो दिखाया और उसमें बताया कि ये एनिमल है, या फ्लावर्स वाला हमने उनको एक कैटलॉग दिखाया कि ये फ्लावर है, इसमें ये है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें इस प्रकार की फ्रेगनेंस आती है। तो एक लर्निंग ये हो गई। दूसरी लर्निंग, अगर हम छोटे बच्चों को जू लेके जाते हैं, चिड़ियाघर लेके जाते हैं, उनको हम एनिमल्स दिखा ही देते हैं, बर्ड्स दिखा देते हैं, हम उनको गार्डन लेके जाते हैं, हमको फ्लावर्स दिखा देते हैं, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस हो गया उनका। दो टाइप की हो गई लर्निंग। तो हम देखेंगे कि जो हम जिनको जू लेके गए थे या जिनको हम गार्डन लेके गए थे, उनमें उस चीज पर्टिकुलर थिंग को लेके ज़्यादा अच्छी लर्निंग हुई, या हमने जिनको सिर्फ फोटो दिखाई थी उनकी लर्निंग उतनी अच्छी नहीं हुई। तो ये हो गया हमारा फैक्टर एसोसिएटेड विथ टाइप ऑफ लर्निंग, किस प्रकार का लर्निंग एक्सपीरियंस आपको दिया जा रहा है, उससे हमारी लर्निंग अच्छी होगी या कम अच्छी होगी।
नेक्स्ट है लॉ ऑफ लर्निंग। साइकोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड सेवरल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग ऑल्सो रेफर्ड एज लॉ ऑफ लर्निंग। साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई किए हैं लर्निंग के, जिनको हम लॉ ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, विच आर जनरली एप्लीकेबल टू द लर्निंग प्रोसेस, जिनको हम जनरली अप्लाई कर सकते हैं लर्निंग प्रोसेस में। These principles have been tested and used in practical situations। ये जो प्रिंसिपल्स या जो लॉ ऑफ लर्निंग है, इनको टेस्ट किया जा चुका है और इनको प्रैक्टिकल सिचुएशंस में यूज किया जा चुका है। इनकी रिलायबिलिटी है, भरोसेमंद है मतलब। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो हमने अभी देखा था फैक्टर एसोसिएटेड विथ लर्नर, उससे काफ़ी कुछ मिलते जुलते ही है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस मतलब होता है कि अगर आप कोई थिंग स्किल सीखने के लिए रेडी हैं तो आप जल्दी सीखेंगे, या नहीं है रेडी तो आप नहीं सीखेंगे, आपकी लर्निंग उतनी अच्छी नहीं होगी या स्लो होगी। फिर लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब क्या होता है कि जो सक्सेसफुल रिएक्शन है, मतलब आप कुछ लर्निंग करते हैं, आप या तो सक्सेसफुल होंगे या अनसक्सेसफुल होंगे, तो जो सक्सेसफुल रिएक्शन है वो आपको सेटिस्फैक्शन देता है। तो उस सेटिस्फैक्शन की वजह से आप और भी नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको अनसक्सेसफुल रिएक्शन मिला तो आप उस थिंग को या उस स्किल को सीखने से बचेंगे, या फिर आपका जो इंटरेस्ट है लर्निंग का वो कम हो जाएगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज या यूज़। अगर हम ऐसी स्किल्स सीखते हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस कोई भी थिंग लर्न करते हैं जिनका हमको यूज़ है, हमको एक्सरसाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप उसको जल्दी सीखेंगे। और एक्सरसाइज की वजह से आपकी या यूज़ करने की वजह से आपकी प्रैक्टिस या जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपकी लर्निंग काफ़ी अच्छी होगी। फिर लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम कोई भी थिंग लर्न करते हैं, अगर हम उसको फ्रीक्वेंटली यानी कि जल्दी जल्दी यूज़ कर रहे हैं, जो भी नई स्किल हमने लर्न की थी, तो वो उतना परमानेंट बिहेवियर चेंज होगा आपका। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी कम है, न्यू थिंग जो भी हमने लर्न की है उसको यूज़ करने की, तो आपका बिहेवियर उतना जल्दी मॉडिफाई नहीं होगा, या हम बोल सकते हैं लर्निंग उतनी अच्छी नहीं होगी, जो उतना परमानेंट नहीं होगी। लॉ ऑफ डिसयूज। कुछ लर्निंग ऐसी अगर हम करते हैं जिसका हम यूज़ ही नहीं करेंगे, कुछ ऐसी हम चीज़ सीखते हैं या स्किल सीखते हैं या थिंग सीखते हैं जिसको हमको यूज़ नहीं करना है या हम नहीं करते हैं, तो उसको आप जल्दी ही फॉरगेट करेंगे या उसके साथ जल्दी ही अपना कनेक्शन लूज कर देंगे। लॉ ऑफ रिसेंसी मतलब रिसेंट, अभी का। जो भी कुछ नया ताज़ा हम सीखते हैं वो हमको जल्दी याद रहता है, हम जैसे टाइम के साथ चीज़ें भूलते हैं, फॉरगेटिंग होती है। तो लॉ ऑफ रिसेंसी मतलब आपने अभी कुछ सीखा है तो आपको वो याद होगा ही, क्योंकि आपने अभी उसको एक्सरसाइज किया है, प्रैक्टिस किया हुआ है। लॉ ऑफ प्राइमेसी मतलब ये होता है कि फर्स्ट टाइम कोई भी थिंग, एक्टिविटी या स्किल हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो उसको हम कभी नहीं भूलते हैं। जैसे कि हम कॉलेज का पहला दिन आप कभी नहीं भूलेंगे। कोई भी नई क्लास में हम जाते हैं तो पहला दिन जो है वो हमारा मेमोरेबल होता है, उसको हम कभी नहीं भूलते हैं। यानी कि लॉ ऑफ प्राइमेसी से मतलब है जो भी चीज़ आप पहली बार करेंगे उसको कभी नहीं भूलेंगे। लॉ ऑफ पर्पस। आप क्यों लर्न कर रहे हैं कोई भी थिंग। अगर आपका कोई डेफिनेट गोल है माइंड में, जो आप स्टूडेंट हैं, आपका गोल क्लियर है दिमाग में कि हमको ये करना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, अभी इनिशियल स्टेज में ये कर रहा हूँ, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करेंगे या सीखेंगे। फिर लॉ ऑफ एसोसिएशन। लॉ ऑफ एसोसिएशन में जब हम बात करते हैं तो किसी एक थिंग के बारे में बात करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें ताजमहल के बारे में हम बात करेंगे तो हमको याद आ जाता है कि वो मार्बल यानी संगमरमर से बना हुआ है। तो ये हमारा हो गया फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। उसमें लर्नर को देखा हमने और टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। इसके अलावा लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और स्टडी हैबिट। इसके बाद आपका लर्निंग जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, उसको हम फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक कुछ भी उठाएंगे। अभी तो लर्निंग ही रहेगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लर्निंग के पार्ट 3 के बारे में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और स्टडी हैबिट्स। थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में। ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी
एडवर्ड ली ने, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोला जाता है। अब सबसे पहले इसके नाम के ऊपर जाएंगे हम, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि ट्राई और एरर करना, ट्रायल करना, एरर करना यानी कोशिश करना और गलतियाँ करना, जिसके लिए इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया, फिर उन्होंने अपनी ये थ्योरी ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग दी। इस एक्सपेरिमेंट में एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में हंग्री कैट को प्लेस किया। ट्रांसपेरेंट बॉक्स के बाहर कैट फूड जो कि कैट को पसंद है वो रखा गया। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि कैट हंग्री है, बॉक्स ट्रांसपेरेंट है और बाहर कैट फूड रखा है, यानी कि एक मोटिव है हंगर, एक गोल है फूड, और उस ट्रांसपेरेंट बॉक्स में एक डोर है जिसको एक लीवर के थ्रू खोला जा सकता है सही तरीके से मैनिपुलेट करके। अब वो कैट बाहर आने के लिए कई ट्राई करती है, स्क्रैच करती है, बाइट करती है, लेकिन उन रैंडम मूवमेंट में से एक मूवमेंट से बाई चांस वो लीवर प्रेस करती है और डोर ओपन होता है। फिर जो कैट है बाहर आती है और उसका रिवार्ड यानी कि उसका फूड मिल जाता है। फिर हम दोबारा यही प्रोसेस करते हैं, लेकिन कैट को इस बार बाहर आने में कम टाइम लगा। फिर हम दोबारा यही प्रोसेस रिपीट करते हैं, कैट को और कम टाइम लगा, साथ ही जो अननेसेसरी मूवमेंट थे जैसे कि स्क्रैच करना, बाइट करना, वो उसके एक्शन कम होते गए और वो जल्दी से लीवर प्रेस करके डोर ओपन करके बाहर आके उसने अपना फूड लिया। इस थ्योरी को बोला गया ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो अभी हमने बात की ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में। आपने संस्कृत में एक श्लोक सुना होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब यह है कि कुएं के पत्थर पर बार बार रस्सी को खींचने से निशान पड़ जाते हैं। इसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है। अब इस श्लोक का और ये जो थ्योरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग का मतलब लगभग एक जैसा ही है, यानी कि सेम ही है। अब आपने कभी कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ड्राइव करना या राइड करना सीखा होगा, तो जो पहली बार आपने चलाया होगा आपसे झटके से गाड़ी बंद हो गई होगी, आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि कब कितना क्लच छोड़ना है, कब कितना एक्सीलेटर लेना है, कब कितना ब्रेक लगाना है, एकदम से आप रोक देते हो, गाड़ी फिसल जाती हो। लेकिन जितनी बार आपने उसको ट्राई किया होगा चलाने का, उतनी बार आपकी जो गलतियां हैं यानी कि जो एरर्स हैं वो कम होते जाते होंगे। तो यही बेसिक कंसेप्ट है ट्रायल एंड एरर थ्योरी का। ये हम हमारी डेली लाइफ में हमेशा ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है लर्निंग बाय कंडीशनिंग। अब इस शब्द को तोड़ते हैं, लर्निंग बाय कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मतलब होता है स्थिति के द्वारा सीखना या बिहेवियर मॉडिफाई करना, उसको हम बोलते हैं लर्निंग बाय कंडीशनिंग। दिस थ्योरी वाज प्रोपोगेटेड बाय इवान पावलोव। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। क्लासिकल कंडीशन थ्योरी इसको स्टार्ट करने के पहले एक ऑब्जर्वेशन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कि हम अगर किसी छोटे बच्चे को लेकर हॉस्पिटल या क्लिनिक जाते हैं तो वो उस हॉस्पिटल या क्लिनिक को देखकर रोने लग जाता है? क्यों? क्योंकि उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो हॉस्पिटल या क्लिनिक के साथ अच्छा नहीं रहा है या पेनफुल रहा है। वहाँ पर हो सकता है उसको इंजेक्शन दिया हो, कुछ वैक्सीन दिया हो, तो वो उसके पास्ट एक्सपीरियंस से, पास्ट पेनफुल एक्सपीरियंस से डाटा कलेक्ट करके रोने लग जाता है कि नहीं यहाँ पे जाएंगे फिर वही होगा। ये एग्जाम्पल था क्लासिकल कंडीशन थ्योरी का। बताया मैंने पहले इसलिए ताकि आपको समझने में ईजी रहे। थ्योरी समझने के पहले कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होना जरूरी है ताकि आप जल्दी ईजिली समझ पाएँ। 4 टर्मिनोलॉजी है। फर्स्ट स्टिमुलस, सेकंड है रिस्पॉन्स। अब ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। स्टिमुलस मतलब उकसाना, रिस्पॉन्स मतलब रिएक्ट करना। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, फूड। कोई फूड है जो आपको बहुत पसंद है, हो सकता है आपको पसंद ना हो, कुछ भी हो। तो अगर वो आपको पसंद है तो आपके मुंह में सलाइवेशन यानी कि मुंह में पानी आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं सलाइवेशन होना। अगर पसंद नहीं है तो आपका मूड खराब हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो फूड था स्टिमुलस और आपके मुंह में पानी आ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। स्टिमुलस की वजह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। थर्ड और फोर्थ में है कंडीशन और अनकंडीशन। कंडीशन मतलब मैं प्री प्लान, मेरी सेटिंग है, मैं प्लान करके वो फूड आपके सामने रख रहा हूँ कुछ सोच के, ये कंडीशन है। अनकंडीशन, आप रास्ते से जा रहे थे, आपने कुछ देखा ठेला लगा यहाँ पे आपका फेवरेट फूड का, तो आपने रिस्पॉन्स किया, अच्छा लगा, मतलब सलाइवेशन हो रहा है, आपको मूड खराब हो रहा है, वो एक अनकंडीशन है क्योंकि मैंने कुछ प्लानिंग के तहत वहाँ पर नहीं रखा था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। यहाँ एक डायग्राम है जिसमें आपको 4 सेक्शन दिख रहे हैं, एक एक करके हम उसको समझेंगे। ध्यान देना। फर्स्ट है बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग मतलब हमने वहाँ पर कोई कंडीशन क्रिएट नहीं की है, एक्सपेरिमेंट के पहले की बात है।
एक्सपेरिमेंट के पहले की बात यह है कि यहाँ पर फूड है, फूड को देख के जो डॉग है वो रिस्पॉन्स कर रहा है, रिस्पॉन्स में उसको स्लाइवेशन यानी कि मुंह में पानी आ रहा है। अब फूड के नीचे देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है अनकंडीशनड स्टिमुलस। ये एक अनकंडीशन स्टिमुलस है, हमने कोई प्री प्लान करके फूड नहीं दिया है उसको। और स्लाइवेशन है जो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आ रहा है, वो जानबूझ के प्लान करके स्लाइवेशन नहीं कर रहा है। ओके, सेकंड डायग्राम में देखेंगे आप बिफोर कंडीशनिंग। ये भी बिफोर कंडीशनिंग है, सेकंड भी बिफोर कंडीशनिंग है। इसमें हमने क्या किया है, बेल बजाई, ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, और रिस्पॉन्स देखा। रिस्पॉन्स पे हमने क्या देखा कि डॉग स्लाइवेशन नहीं कर रहा है, नो कंडीशन रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स कंडीशन उसका हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये समझ लीजिए एक्सपेरिमेंट के पहले की बात है। अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंट डायग्राम नंबर 3 में ड्यूरिंग कंडीशनिंग। हमने क्या किया, बेल बजाई, डॉग का जो फूड था, फूड हमने डॉग को दिया, बेल बजाई, फूड दिया, फिर बेल बजाई, फूड दिया। तो उस फूड की वजह से जो डॉग है वो रिस्पॉन्स कर रहा है, स्लाइवेशन हो रहा है। अब समझना यहाँ पर यह है कि धीरे 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 क्या होगा, बेल बजाएंगे फूड देंगे, बेल बजाएंगे फूड देंगे, तो डॉग के माइंड में एक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, या डॉग लर्न कर लेगा कि बेल बजेगी मतलब फूड मिलने वाला है। ठीक, फोर्थ डायग्राम देखिए आफ्टर कंडीशनिंग। वो कंडीशनिंग हो गई है, आफ्टर कंडीशनिंग हम देख रहे हैं कि हमने बेल बजाई यानी कि कंडीशन स्टिमुलस जानबूझ के। रिस्पॉन्स में हमने देखा कि डॉग जो है वो स्लाइवेशन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसने तो लर्न कर लिया था, उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो चुका है कि बेल बजेगी तो फूड मिलेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया क्लासिकल कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब इस थ्योरी का यूज़ हम डेली लाइफ में करते हैं। आप अगर देखें कोई भी वीडियो भी निकाल के देख लेना आप यूट्यूब पे है कि डॉग को बॉल लाना कैसे सिखाएं। डॉग ट्रेनिंग में ये क्लासिकल कंडीशनिंग यूज़ होती है। बॉल लाना कैसे सिखाएं, तो आप उसमें देखेंगे कि कोई जो ट्रेनर है डॉग के मुंह में बॉल डालता है और उसका जो फेवरेट फूड है पेडिग्री हो गया उसको देगा, फिर मुंह में बॉल डालेगा, फिर पेडिग्री देगा, फिर बॉल थोड़ा सा दूर रख देगा तो डॉग अपने मुंह से बॉल उठाकर उसको देगा और पेडिग्री देगा, फिर हम बॉल दूर फेंकने लग जाएंगे तो जो डॉग है वो दूर जाकर बॉल लाकर आपको देने लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू ही हम डॉग को सिखाते हैं। अब इस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का हम यूज़ डेली लाइफ में कहाँ या प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कर सकते हैं, तो डेवलपिंग गुड हैबिट्स, गुड हैबिट डालने के लिए बच्चों में क्लीनलीनेस या रिस्पेक्ट करना एल्डर की, या पंक्चुअलिटी, ब्रेकिंग ऑफ बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स को छोड़ देना, ट्रेनिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल जितने भी हैं उनको ट्रेंड करने के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का ही यूज़ किया जाता है। डेवलपिंग एटीट्यूड, यूज़ इन साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी जो हम यूज़ करेंगे अभी आप आगे पढ़ेंगे कि कुछ जो बैड हैबिट हैं जैसे फोबिया हो गया, डर हो गया, या अल्कोहलिज्म है, इनको दूर करने के लिए हम साइकोथेरेपी में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का ही यूज़ करते हैं। इसी के थ्रू हम एक्सपेरिमेंट करके उनको कुछ बैड हैबिट है उसको हटाते हैं, गुड हैबिट है उसको डालते हैं, या हम बोल सकते हैं जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट मतलब होता है प्रभाव डालना। इसको स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा समझते हैं कि ये अलग अलग थ्योरी, लर्निंग की अलग अलग थ्योरी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग समय पे दी। इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे से एग्री नहीं करते थे, तो अलग अलग थ्योरी में एक दूसरे के अगेंस्ट में कुछ बातें हो सकती हैं, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि इन्होंने ऐसा कहा था और वो तो ऐसा कह रहे हैं। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अपना अलग अलग ऑब्जर्वेशन किया है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया है और अलग अलग बिहेवियर जज किया है कि इस तरीके से भी लर्न करते हैं या इस तरीके से भी लर्न करते हैं, सीखते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? ऑपरेंट मतलब है प्रभाव डालना या असर डालना। ये थ्योरी दी थी B.F. स्किनर ने। ऑपरेंट मीन्स होता है इंक्रीजिंग बिहेवियर बाय रिवॉर्ड एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर बाय पनिशमेंट। सिंपल ये रिवार्ड एंड पनिशमेंट थ्योरी है। कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करता है तो हम रिवार्ड देते हैं, कोई अगर कुछ गलत करता है तो वहाँ पे पनिशमेंट देते हैं। रिवार्ड हम क्यों देंगे? उसका वो बिहेवियर इंकरेज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, या हम पनिशमेंट देते हैं क्यों? उसका वो बिहेवियर डिस्करेज करने के लिए और ताकि वो मोटिवेट ना हो वही बिहेवियर करने के लिए जो हम नहीं चाहते हैं। अब ये रिवार्ड और पनिशमेंट फ्रॉम बर्थ टिल डेथ चलता है। छोटे बच्चे हैं, हम उनको कुछ परफॉर्म करते हैं, कुछ हमको पोएम सुनाते हैं, हम उनको रिवार्ड देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं। हम स्कूल में जाते हैं तो हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ प्राइज़ मिलता है, स्टडी में, स्पोर्ट में, आर्ट्स में कुछ एक्टिविटी हम अगर करते हैं। फिर हम जब जॉब में आते हैं हमको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलता है हमारा बिहेवियर इंकरेज करने के लिए। तो ये फ्रॉम बर्थ टिल डेथ चलता है। ये सिंपल रिवार्ड और पनिशमेंट थ्योरी है। कोई कुछ अच्छा करता है तो रिवार्ड देके हम उसको मोटिवेट करते हैं, कोई कुछ गलत करता है या जो हम नहीं चाहते हैं बिहेवियर वो कर रहा है तो वहाँ पर हम उसको पनिशमेंट देते हैं। B.F. स्किनर ने अपनी ऑपरेंट कंडीशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक ग्लास बॉक्स में एक चूहे को प्लेस किया जिसमें एक लीवर था। उस लीवर को नीचे की तरफ अगर पुश करते हैं उसको कुछ रिवार्ड यानी कि फूड मिलता है, अगर ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं तो उसको कुछ चोट लगती है या दर्द होता है। कुछ समय बाद देखा गया कि उस चूहे ने एक दो बार ही ऊपर किया, लेकिन जब उसने लर्न कर लिया कि उसको नीचे करेंगे तो मुझे फूड मिलेगा तो उसने सिर्फ उसको नीचे की तरफ ही प्रेस किया। इसको उन्होंने नाम दिया ऑपरेंट कंडीशनिंग या रिवार्ड थ्योरी या रिवार्ड एंड पनिशमेंट थ्योरी का।
इस थ्योरी का यूज़ सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए किया जाता है कि कोई भी जो गुड हैबिट है उनको प्रमोट करना, कोई बैड हैबिट है तो उनको डिस्करेज करना है। पेरेंट कैन रीइंफोर्स देयर चिल्ड्रन अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड पनिश इन अप्रोप्रिएट वन, यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चों के अप्रोप्रिएट बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं या कोई इन अप्रोप्रिएट यानी कि गलत बिहेवियर है तो उसको पनिश करते हैं। टीचर रीइंफोर्स गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो टीचर्स हैं आपका अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसको रीइंफोर्स करते हैं यानी आपको कुछ रिवार्ड देते हैं। बिहेवियर थेरेपिस्ट यूज़ लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग टू ट्रीट चिल्ड्रन और एडल्ट विद बिहेवियर प्रॉब्लम्स। अगर किसी एडल्ट या चिल्ड्रन को कोई बिहेवियर प्रॉब्लम है तो जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं या बिहेवियर थेरेपिस्ट होते हैं ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का यूज़ कर ही उनका बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं या उनका बिहेवियर ठीक या नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग। थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग या जिसको बोला जाता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वाज फाउंडेड इन जर्मनी in 1912 by Max Wertheimer and his colleagues. The word gestalt means form or shape or a particular arrangement of element. Gestalt का मतलब होता है कुछ एलिमेंट्स को लेके एक पर्टिकुलर शेप बनाना या उनको अरेंज करके रखना। लास्ट स्लाइड में आपने देखा है कि थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग जिसको गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोला जाता है। इंसाइट मतलब होता है अंतर्मन या हम जिसको बोलते हैं सोचने समझने की शक्ति। इसको ध्यान में रखते हुए गेस्टाल्ट ने 2 एक्सपेरिमेंट किए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उसमें क्या किया गया, एक चिंपैंजी को एक केज में रखा गया जिसमें कुछ बॉक्स रखे हुए थे अनअरेंज्ड। उस केज की रूफ यानी कि छत पर चिंपैंजी का फेवरेट फूड बनाना बांध के रखा गया, जिसको चिंपैंजी और उसकी हाइट इतनी रखी गई कि चिंपैंजी उसको उछल कर नहीं ले सकता था। चिंपैंजी ने कोशिश की उछलने की, अपने तरीके से नहीं हुआ। फिर उसको आइडिया आया, इंसाइटफुल है ना, सोचने समझने की शक्ति को यूज़ किया उसने। बॉक्स रखा, उसके बाद भी नहीं वो पहुंच पाया, फिर उसने एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा और वो उसका फूड ले लिया। सेकंड जो एक्सपेरिमेंट किया इसको इन्होंने थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाया। और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए चिंपैंजी को बॉक्स में रखा और बॉक्स के बाहर बनाना उसका जो फेवरेट फूड था उसको रखा। और केज में 2 स्टिक थी जो एक दूसरे से जुड़कर लंबी स्टिक बन सकती थी। चिंपैंजी ने पहले अपने हाथ से कोशिश की, उसको बनाना नहीं मिला। फिर उसने लकड़ी उठाई, लकड़ी से खींचने की कोशिश की पर लकड़ी छोटी थी। फिर उसको आइडिया आया कि एक और लकड़ी है, तो उनको दोनों को ज्वाइन करके जोड़ करके लंबी लकड़ी बनाई और उसको बनाना को खींच लिया अपने पास। इस एक्सपेरिमेंट का मतलब ये निकला कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस यानी हमारे पुराने अनुभव हमारी हेल्प करते हैं इंसाइटफुल सॉल्यूशन के लिए। कुछ नई प्रॉब्लम अगर है तो वहाँ पर हमारे पास्ट एक्सपीरियंस हमारी हेल्प करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इंसाइटफुल सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन बेसिक इंटेलिजेंस, या जो इंसाइटफुल सॉल्यूशन है ये डिपेंड करते हैं बेसिक इंटेलिजेंस की। हर साइकोलॉजी बोलती है एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट पर्सनैलिटी, जितने दुनिया में लोग हैं उतने प्रकार के हैं, हर किसी का इंटेलिजेंस लेवल भी अलग है। तो ये डिपेंड करता है कौन कितना इंटेलिजेंट है उसके इंसाइट पर। और इन्होंने कहा कि हम छोटी छोटी चीज़ों को अरेंज करके अच्छे से लर्निंग कर सकते हैं। जैसे एजुकेशनल डिपार्टमेंट में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का यूज़ करके, इनके एक्सपेरिमेंट का यूज़ करके ही करिकुलम या सिलेबस डिज़ाइन होते हैं। अब जैसे आप ध्यान देंगे कि आपका बीएससी नर्सिंग 4th ईयर में 4 साल का आपका पूरा करिकुलम है। हर साल का सिलेबस अलग अलग है कि फर्स्ट ईयर में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, सेकंड ईयर में ये पढ़ना है, और फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, सेकंड ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो एक करिकुलम या सिलेबस का डिज़ाइन जो है ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को यूज़ करके ही किया गया है। कि जैसे बॉक्स थे वहाँ पर अलग अलग, या सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये 2 स्टिक थी, तो वे ठीक वैसे ही अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ के अलग अलग ईयर में अलग अलग सब्जेक्ट डाले गए। कब आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कब थ्योरी पढ़ना है, कब आपको प्रैक्टिकल करना है, ये अरेंजमेंट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, तो ये था हमारा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जिसमें हम चीज़ों को अरेंज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बंदुरा एंड कलीग्स, अ मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन लर्निंग कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इनके अनुसार ह्यूमंस अपनी लाइफ में जितना भी सीखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट जो होता है वो होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का, यानी कि देख कर सीखना, ऑब्जर्व करना लोगों को और उसको लर्न कर लेना। कई बार आपने देखा होगा कि पेरेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि बच्चों के सामने अच्छे से बिहेव करें या घर का एनवायरनमेंट अच्छा रखें, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। देख कर सीखना, इसी को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। लर्निंग थ्रू ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन, सामने वाले पर्सन का कोई दूसरे पर्सन को देखना और उनसे सीखना, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। लाइक आइडियलिज्म फॉलो सेलिब्रिटी। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं आइडियलिज्म। आइडियलिज्म मतलब क्या कि आप किसी सेलिब्रिटी को, किसी को भी आप
आइडलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, आपको वो बहुत पसंद आता है और आप उनके जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, जैसा वो बिहेव कर रहे हैं। जैसे कई बार चलता है कि किसी सेलिब्रिटी की हेयर स्टाइल फेमस हो गई है, किसी का गॉगल फेमस हो गया है, या किसी के कपड़े पहनने का तरीका फेमस हो गया है। हम उनको देखते हैं, सीखते हैं और वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में आता है। चाइल्ड लर्न थ्रू दिस, जो छोटे बच्चे हैं वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू ही सीखते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में बोलते हैं पेइंग अटेंशन एंड परसीविंग द मोस्ट क्रिटिकल फीचर ऑफ अनदर पर्सन बिहेवियर। अटेंशन पे करना है और उनका जो बिहेवियर है उसको परसीव करते हैं, उसे सीखेंगे। रिमेंबरिंग द बिहेवियर, उस बिहेवियर को रिमेंबर यानी याद करके रखेंगे। रिप्रोड्यूसिंग द एक्शन, जैसा वो एक्शन कर रहे थे ठीक वैसा ही कोशिश करेंगे करने की। बीइंग मोटिवेटेड टू लर्न एंड कैरी आउट द बिहेवियर, और वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं और मोटिवेट होते हैं वैसे ही करने के लिए। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज़ अ वाइटल फैक्टर इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन। छोटे बच्चों को सिखाया नहीं जा सकता है, आप उनसे जो करवाना चाहते हैं वो आप खुद करेंगे तो वो अपने आप करने लग जाते हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं। ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सीखेंगे और वही रिपीट करने की कोशिश करेंगे। लर्निंग थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में। तो पहले हम समझते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता क्या है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग is a process by which learning in one situation is carried over to other situation। यानी कि आपने कोई लर्निंग की है, आपके पास कुछ नॉलेज है, कुछ ट्रेनिंग ली है, वो आपको किसी दूसरी सिचुएशन में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको टू व्हीलर या बाइक चलाते आपको अगर आती है, उसमें आपको मालूम है गियर है, क्लच है, एक्सीलेटर है, ब्रेक है। अब आपको ये भी मालूम है कि कब मुझे क्लच यूज़ करना है, कब कौन सा गियर यूज़ करना है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। अब ये लर्निंग आपको हेल्प करेगी जब आप कार ड्राइव करना सीखेंगे। आपको मालूम है वहाँ पर भी गियर है, क्लच है, तो वो टू व्हीलर की लर्निंग आपको फोर व्हीलर लर्न करने में हेल्प कर रही है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। डेफिनेशन देखते हैं क्या है। ट्रांसफ़र रिफर्स टू अ ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग एंड हैबिट एक्वायर्ड इन वन सिचुएशन टू अनदर। ट्रांसफ़र मतलब ये है यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज का ट्रांसफ़र, ट्रेनिंग का या हैबिट का, इन वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। किसी एक सिचुएशन में हमने कोई ट्रेनिंग ली है, कोई नॉलेज लिया हुआ है, कोई हैबिट है, उसका हम किसी दूसरी सिचुएशन में यूज़ करेंगे, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। टाइप्स, 3 टाइप की ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन समथिंग प्रीवियसली लर्न बेनिफिट परफॉर्मेंस और लर्निंग अ न्यू सिचुएशन। अब जैसे कि मैंने एक जो एग्जांपल दिया था कि आपने टू व्हीलर सीखा हुआ था, इसलिए आप फोर व्हीलर जल्दी सीख जाएंगे। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, इफ़ वन हैज़ लर्न टू प्ले टेनिस ही फाइंड इट ईजियर टू लर्न प्ले बैडमिंटन। अगर किसी को टेनिस खेलते आता है तो ईजिली बैडमिंटन खेल सकता है। नेक्स्ट है नेगेटिव ट्रांसफ़र। व्हेन समथिंग प्रीवियसली लर्न हाइंडर परफॉर्मेंस और लर्निंग इन अ न्यू सिचुएशन वी कॉल इट नेगेटिव ट्रांसफ़र। यानी कि प्रीवियसली अगर हम कुछ ट्रेनिंग ले रहे हैं या लर्न कर रहे हैं, वो हमें नया कुछ सीखने में परेशानी कर रहा है। जैसे कि कोई रेसलर है, रेसलर मतलब कुश्ती करने वाले, अगर कोई रेसलिंग सीख रहा है तो उसको स्टडी करने में काफ़ी इश्यूज़ होंगे या प्रॉब्लम होगी या परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि रेसलिंग में उसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और टाइम देना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको स्टडी के लिए टाइम और एनर्जी की कमी हो जाती है। तो रेसलिंग हाइंडर्स स्टडीइंग, यानी कि रेसलिंग की वजह से, प्रीवियसली जो हमारी ट्रेनिंग है, रेसलिंग की वजह से हमको नया स्टडी करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र। थर्ड है जीरो ट्रांसफ़र। जीरो ट्रांसफ़र इन केस द प्रीवियसली लर्न मेक नो डिफरेंस। यानी कि हमने पिछला कुछ लर्न किया हुआ है, सीखा हुआ है, वो नया कुछ सीखने में ना हमारी मदद कर रहा है ना हमको परेशान कर रहा है। जैसे कि लर्निंग हिस्ट्री में नाइदर हेल्प नॉर हाइंडर द लर्निंग ऑफ इकोनॉमिक्स। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, तो वो आपकी इकोनॉमिक्स पढ़ने में ना कोई हेल्प करेगा ना आपको परेशान करेगा। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा जो बचा हुआ है लर्निंग का, वो है स्टडी हैबिट्स। अ स्टूडेंट नर्स मस्ट बियर इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर हर लर्निंग टू बी इफेक्टिव। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखना है ताकि उनकी लर्निंग इफेक्टिव हो। बीइंग सेल्फ प्रिपेयर्ड, खुद से तैयार रहें। साउंड फिजिकल और मेंटल हेल्थ, आपका जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो अच्छा होना चाहिए। होलनेस, यानी कि आपको आइडिया होना चाहिए आप ये पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए पूरे दिन के लिए, कब आपको क्या करना है और क्या पढ़ना है। क्लैरिटी ऑफ पर्पस, आप नर्सिंग कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ठीक वैसे जो भी स्टूडेंट जो पढ़ रहा है वो क्यों पढ़ रहा है। प्रॉम्प्ट स्टार्ट, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे या सोमवार से करेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। प्रॉम्प्ट स्टार्ट, आज ही, अभी। सर्च फॉर एसेंशियल इन एन असाइनमेंट, कोई भी असाइनमेंट है उसमें से कुछ आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको सर्च करके अलग से अपने पास रखेंगे।
नोट टेकिंग, हैबिट ऑफ टेकिंग नोट्स वाइल स्टडिंग, पढ़ते समय नोट टेकिंग की आपकी एक हैबिट होनी चाहिए कि अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट मिलता है, आपको लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगा, उसको तुरंत लिख के रख लें अपनी डायरी में। रिव्यू एंड ओवरलर्न, रिव्यू एंड ओवरलर्न, द रेट ऑफ फॉरगेटिंग इज फार इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज रिटेन्ड, यानी कि भूलने की हमारी जो कैपेसिटी है या स्पीड है रिटेनिंग से ज़्यादा होती है, यानी कि आप बचा के कम रखते हैं, भूलते जाते हैं, और ये कॉमन है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसीलिए रिव्यू एंड लर्न, यानी कि आप रिवीजन करते रहें। पेइंग अटेंशन टू वर्ड, चार्ट, टेबल एंड फार्मूला, पूरा पैराग्राफ समझने में हमको टाइम ज़्यादा लगता है, टफ लगता है, तो उसकी जगह पर हम उस पैराग्राफ का चार्ट बना सकते हैं और चार्ट बना के पढ़ सकते हैं। तो चार्ट, टेबल और फार्मूलाज हमको बना के स्टडी करेंगे तो काफ़ी ईजी रहेगा। प्रॉपर फिजिकल सराउंडिंग, यानी कि आपके जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर शोर नहीं होना चाहिए, पुअर लाइटिंग या लाइट अच्छे से हो, बैड वेंटिलेशन, सफोकेशन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट रिड्यूस एफिशिएंसी इन लर्निंग, हमारी जो लर्निंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। इंटर रिलेशनशिप मतलब ये होता है कि जैसे हम आप देखेंगे, अभी आप देखेंगे फर्स्ट ईयर में आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग हैं, पर इनके बीच में कोई एक इंटर रिलेशनशिप है, तो उस रिलेशनशिप को समझे, अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग रटने की कोशिश नहीं करना है, समझना है, और उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको भी समझना है। तो आज हमारा लर्निंग कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है मेमोरी। थैंक यू। कुछ इंस्ट्रक्शन थे जो मैं भूल जाता हूँ हमेशा शुरू में देना, कि अपना ईयरफोन यूज़ करेंगे, शांत जगह पे पढ़ें जहाँ पर आप अटेंशन दे पाएँ, जहाँ तक आपको समझ में आ रहा है वहाँ तक सुने, फिर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ओवर हो गया है, ज़्यादा हो गया है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर पॉज करते हैं, फिर थोड़ी देर अपना 10-15 मिनट टाइम पास करें इधर उधर, जब फिर से हमारी कैपेसिटी हो जाएगी समझने की, फिर दोबारा समझें। थैंक यू, और रिवीजन करते रहें।